तो देखो, इसमें जो हम लोग ये सेकेंड बुकलेट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉड्यूल 2 अपना। और ये पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल आपका तैयार नहीं है तो आप पूरी फिजिक्स में एकदम जीरो ही रहेंगे, कभी कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। सेकेंड मॉड्यूल की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो देखो, समझाते तो हम हैं लेकिन तुम्हारे पे फर्क कम पड़ता है। तुम बिल्कुल वही हो गए, एनटीए हो गए हो। बच्चे चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे पे असर ही नहीं हो रहा है। तो वही हो गया कि हम यहाँ चिल्लाते हैं और तुम्हारे पे असर कम होता है। तो ये चीज गलत है। जैसे पहले मॉड्यूल, अब आज जो क्वेश्चंस कराए गए थोड़े बहुत, तो उसमें हमें ज्यादा रुक कर, ज्यादा टाइम देकर समझाना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग कर नहीं पा रहे थे। और क्यों नहीं कर पा रहे थे? जब आपको एस की डायमेंशन आप नहीं निकाल पा रहे थे, जो भी बताया गया था, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब या तो हमने खराब पढ़ाया, या तुमने घर पे जाके रिवाइज नहीं किया। तो हमने अच्छा पढ़ाया है, तो अपना देख लो। ठीक है, अपना तुम देख लो क्या है। तो ये यहां पर देखो, इस बात को सीरियसली लो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, तैयार नहीं करोगे साथ में, तो प्रॉब्लम होगी। हम जो स्ट्रेटजी आपको यहां पर बताते हैं, वो स्ट्रेटजी आप उसको फॉलो करो। और जो स्ट्रेटजी है वो थोड़े दिन बाद आपको चेंज भी करना पड़े। अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो हम यूटिलाइज तो कर रहे हैं रील देख देख कर। तो रील मत देखो ज्यादा, ठीक है, ये रील देखो जो इधर चल रही है। तो इसलिए, और देखो, कुछ लोगों के दिमाग में एक और भी चीज चलती रहती है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो ये है कि वो यहां बैठते हैं और उनके दिमाग में रहता है कि लेक्चर तो मिल ही जाएगा, तो बाद में हम घर पे जाके आराम से फिर से देख लेंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, तो ये जान लो आपके लिए एकदम बहुत ही ज्यादा घातक है, ठीक है। ये चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है, तो आप सोचो आपकी कोई तैयारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि घर पे जाके आप जो लेक्चर देखते हैं ना, तो वो लेक्चर आप देखते वक्ते नहीं, वो खाली खाना पूर्ति होगी। और दूसरा, आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। जैसे अगर हम वीडियो लेक्चर से पढ़ने की कभी राय नहीं देते हैं। वीडियो लेक्चर दे दिया जा रहा है क्योंकि वो फैशन में है, ठीक है। नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या उनके यहाँ वीडियो लेक्चर ही नहीं मिलते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से वीडियो लेक्चर्स देने पड़ते हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर देखा जाए तो वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले दिमाग में ही बैठा रहता है, आपके आधे दिमाग ही चलता रहता है कि यार वीडियो लेक्चर में देख लेंगे, फिर से देख लेंगे। फिर से देखने का मतलब समझते हो क्या है? फिर से देखने का मतलब है कि उसी लेक्चर को उतना ही टाइम आप देकर फिर से देखेंगे। तो कहोगे हम स्पीड बढ़ा लेंगे। हमारे पास ऑप्शन है। और अगर स्पीड तुम बढ़ा लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिला के वो बेकार ही है आपके लिए। और दूसरी चीज, वीडियो लेक्चर से जो लोग रिवीजन करते हैं वो और भी खतरनाक है। वीडियो लेक्चर से कभी रिवाइज मत करो, वो सबसे ज्यादा आपका टाइम खराब करता है। जो चीज आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, वीडियो लेक्चर से रिवाइज करोगे 1 घंटा लगेगा, ठीक है। 1 घंटा लगेगा। क्यों 1 घंटा लगेगा? क्योंकि जो, जैसे आपने अगर बुकलेट से रिवाइज किया, ठीक है, तो बुकलेट से आप रिवाइज करेंगे तो 15 मिनट में आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। जो आपको नहीं आ रहा होगा वो देख लेंगे। बुकलेट में आपको पता है ना कहां पर हमें क्या दिक्कत हो रही है, और आपको कौन से पेज पे प्रॉब्लम आपको पता है। लेकिन जब आप वीडियो लेक्चर से रिवाइज करते हैं तो 1 घंटे में ही आप पूरा वो देखेंगे एक तरफ से, चाहे स्पीड बढ़ाकर देखो, चाहे जैसे, पूरा देखना पड़ेगा। दूसरा, एक साइंटिफिक रीजन और है कि बुकलेट से रिवीजन क्यों बेस्ट है, इससे रिवीजन क्यों खराब है। आप कोई भी वीडियो से रिवाइज करो, कोई भी चीज आप उसको 10 बार देख डालो, आपके दिमाग में कोई पिक्चर सेट नहीं होगी, ठीक है, कोई पिक्चर सेट नहीं होगी आपके दिमाग में। आपको अगर ये कहा जाए कि भाई ये वाला पॉइंट सर किस लोकेशन, कहां पर समझा रहे थे, तो आप क्या करोगे? आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी उसमें, कि हम उसको ढूंढेंगे आगे पीछे वीडियो करके। लेकिन अगर वही चीज आपने बुकलेट से रिवाइज किए, तो आपके दिमाग में वो छप जाता है, वो आपको याद हो जाता है कि वो लेफ्ट में लिखा था कि राइट में लिखा था, टॉप पे लिखा था कि बॉटम पे लिखा था। आप इस चीज को ऑब्जर्व करके देखो, बुकलेट से, बुक से पढ़ो और आप वीडियो लेक्चर से पढ़ो, आपको ये चीजें याद रहेंगी, लेकिन ये आपको याद नहीं रहेगा। तो ये मेमोरी में ज्यादा जाता नहीं है। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति होती है वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर किस लिए है, उस बात को समझो। वो इसलिए है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, बाई चांस जब बुकलेट से रिवाइज करते करते किसी पॉइंट पर फंस गए और आपको लगा यार इस पॉइंट पर सर ने कुछ बताया था जो हम मिस कर रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, तो आपने वीडियो खोला और उस पॉइंट पर गए और आपने वहां पर देख लिया कि हमने उस चीज को कैसे समझाया था और क्या हमने समझाया था। बस इतना आपको देखना है। बाकी आप वीडियो लेक्चर से रिवाइज करेंगे, आप हमेशा घाटे में रहेंगे, हमेशा आपका नुकसान होगा, समय का लॉस होगा और याद व्याद कुछ नहीं आपको रहेगा, सब बेकार ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कभी भी आप बुकलेट मतलब ये जो वीडियो लेक्चर है उससे रिवाइज मत करो, हमेशा बुकलेट को सही से कंप्लीट करो, उसी से रिवीजन करो।
और रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली बात, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि हम लोग यहां पर सिर्फ ये चैप्टर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं पूरी फिजिक्स का 40%। मतलब पूरी फिजिक्स में जो 40% चीजें रहती हैं वो इसी चैप्टर की यूज होती हैं। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं और जो आपके कैलकुलेशन होते हैं, जो मैथमेटिक्स यूज होती है, वो सब यहां पर 40% जो रहता है वो यही रहता है। बाकी बचता है 60%। तो 60% उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहता है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा कम पल्ले पड़ती है कि यार 40% एक चैप्टर में कैसे कवर हो जाएगा, लेकिन आप खुद देखेंगे कि आपको जब एक बार ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि अगर ये चैप्टर तैयार है तो इधर समझने में प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आती चली जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को ये मान के चलें कि हम फिजिक्स का 40% कवर करने जा रहे हैं, ना कि हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा आप सेंसिटिवली पढ़ेंगे, ध्यान देंगे क्या क्या चीजें कराएंगे। अब देखो यहां से ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, चैप्टर से क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप नीट जैसे इधर 3-4 साल का आपको हम बता दें, ऐसे आप यहाँ पर 2022 का पेपर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 22 में इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहां से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन क्लास में बताए हुए थे, वैसे ही पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और हमने उस क्वेश्चन को कहां पर कराया था। अगर 2023 में देखेंगे आप तो उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी चैप्टर से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। अगर आप अपना 24 का पेपर देखेंगे तो उसमें इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट। ठीक है, 1 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें दूसरे चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट लगा था, लेकिन बिना मोशन इन स्ट्रेट लाइन के वो क्वेश्चन आपसे होने वाले नहीं थे। तो मतलब कुल मिला के इनका कॉन्सेप्ट यूज कर लिया गया था। ठीक है, जैसे पावर का क्वेश्चन पूछा गया था, अब उसमें वेलोसिटी एंड टाइम, अब वेलोसिटी निकालना था तो उसमें कैलकुलस मेथड में जैसे हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, उसी चीज का यूज करके उस क्वेश्चन को कराया गया था। तो कुल मिला के यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछे गए, 23 में देखो 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, 24 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2 में उसका कॉन्सेप्ट यूज किया गया मोशन स्ट्रेट लाइन का। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो इसी पर बेस्ड रहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो 4 टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम लोगों ने डिवाइड हम लोग कर लेंगे 4 भागों में। तो मोशन इन 1 डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके 4 टाइप आपको दिख रहे होंगे। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में 1 2 3 4 उस पर लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन के ही 4 पार्ट है। 4 तरह के एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं, और वो 4 तरह के क्वेश्चंस क्या है? पहला है स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल पर जिसमें हम लोग बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, और हॉरिजॉन्टल में जब कोई बॉडी ऐसे मूव करेगी तो वहां पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो टाइप है उसमें ये होता है कि जैसे कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, फिर ऊपर से वो नीचे आती है, नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेकेंड टाइप में आएंगे। थर्ड टाइप में क्वेश्चंस आते हैं जो कैलकुलस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब आपको जैसे कोई एस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी गई 2t² + 3t। ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशन दे दी गई और आपसे पूछ दिया गया वेलोसिटी बताओ क्या होगा या एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे यहां पर तीसरे टाइप में। और चौथे में जो ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि पूरे फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत सारा यूज है। ठीक है, आप तमाम सारी जगह पर कैलकुलस का यूज करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, चाहे मॉडर्न पढ़ रहे हो, चाहे आप यहाँ पर जो है मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, हीट पढ़ रहे हो, सब कहीं कैलकुलस का और ग्राफ का यूज है। तो बिना कैलकुलस बिना ग्राफ के आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्या छोड़ दो, सिर्फ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में भी कैलकुलस और ग्राफ का यूज होता है, बट रे ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जो हमारे सिलेबस में है, उसमें कैलकुलस और ग्राफ का यूज नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल वाली कंडीशंस है, वही बहुत
हमारे लिए टफ हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें कैलकुलस और ग्राफ का यूज नहीं होता। बाकी अगर आप देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसको अगर हम अलग रख दें तो बिना कैलकुलस और ग्राफ के हम कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में 1D फर्स्ट एंड सेकंड, इसके कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर यूज होते हैं। आप जैसे अगर मान लिया आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना स्टार्ट कर दो, इलेक्ट्रोस्टेट में आप फंस जाएंगे तुरंत, क्योंकि उसमें 1D भी यूज होगा, ग्रेविटी भी यूज हो जाता है, कैलकुलस भी यूज होता है, ग्राफ भी यूज होता है, वेक्टर भी यूज हो जाता है, तो आप कैसे समझ पाएंगे। ऐसे मैग्नेटिज्म पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें सारी चीजें यूज होती हैं यही सब। तो इस तरह से सारी चीजें ये बहुत जगह पर यूज होंगी। वर्क एनर्जी पावर अगर आपको करना है, आपको अगर मोशन इन 1D नहीं आ रहा है, आप वर्क एनर्जी पावर में 0, आपको चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। मोशन इन 1D आपका क्लियर है, पूरा चैप्टर आपको क्लियर रहेगा। और अगर आपको ये क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल भी वहां पर समझ में नहीं आएगा वर्क एनर्जी पावर जो टॉपिक है, ठीक है। कोलिजन कर ही नहीं पाएंगे आप। तो जो भी टॉपिक है वो सब इसी से रिलेटेड है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। अब हम मैथमेटिक्स भी यहीं पर आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम ये आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिंपल बेसिक डेफिनेशंस, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो ये नहीं कि हम ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ाएंगे सारी चीजें, ठीक है। आपको आता है नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं, सारी चीजें सीक्वेंसली हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और सेकंड जो ये है, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लेंगे। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद देन यहां पर कैलकुलस वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो यानी कि कैलकुलस जब तक नहीं आएगी तब तक हम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसी से पहले हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ठीक है। तीनों चीजें यहां पर आपको करा देंगे और उसके बाद देन हम तुरंत ये वाला असाइनमेंट करेंगे, जिससे कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलस की भी, और इस असाइनमेंट को भी हम साथ में खत्म कर लेंगे। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ग्राफ का ही क्वेश्चन था। तो अगर ग्राफ है यहां पर तो उससे पहले हमें ग्राफ पढ़ना पड़ेगा ना। जब तक हमें ग्राफ नहीं आएगा तब तक हम ग्राफिकल एनालिसिस या ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके जस्ट पहले आपको ग्राफ पढ़ाएंगे एंड देन आपको ग्राफिकल एनालिसिस कराएंगे, देन ग्राफ के तुरंत हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर होने वाला है, और इसलिए क्योंकि इसी में हम पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इसी में हम पूरे मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ जब फिनिश हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हमने यहां पर सीख ली हैं और वही चीजें सब रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। पूरे फिजिक्स में वही रिपीट होता रहेगा। बाकी नए नए कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा बस एक ही कॉन्सेप्ट और बेसिक आता है जो है वेक्टर, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ रिपीटिशन में ही ज्यादातर आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स हमने बता दिया, इससे पहले हम लोग करेंगे। आज हम लोग मोशन इन 1D का पहला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, मोशन इन 1D फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। तो इसमें हम लोग बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सारी देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे मोशन एंड रेस्ट, मतलब ये हम समझ लें क्या मोशन है और क्या रेस्ट की कंडीशन है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे मोशन और रेस्ट की जब बात आती है, तो जैसे अगर हम यहां पर कहें कि ये जो बोर्ड है हमारा, ये मोशन में है रेस्ट में, रेस्ट में, आप यहां पर मोशन में है रेस्ट में, रेस्ट में, लेकिन आप हैं अर्थ पर, और जब अर्थ ही रेस्ट में नहीं है तो तुम कैसे रेस्ट में हो गए? तुम रेस्ट में कैसे हो गए? जब अर्थ, अगर हम मून पे होते और वहां से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे होते तो तुम चल रहे होते, ठीक है, बढ़िया अच्छी खासी स्पीड से गोल गोल भी घूम रहे हैं, रोटेशनल मोशन और रिवोल्यूशन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपने भी तुरंत बोला रेस्ट, वो ऑब्जर्वेशन है आपका, ठीक है। आपका अपने रेस्पेक्ट में आप दूसरे को देख रहे हैं, और जब आप अपने रेस्पेक्ट में किसी दूसरे को देख रहे हैं और आपकी डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि आपकी पोजीशन तो जहां थी वहीं है, ठीक है। जैसे बोर्ड आप उतनी देर से देख रहे हैं, जहां था वहीं है, तो ये आपके रेस्पेक्ट में वहां पर है, लेकिन अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में थोड़े वहां पर। अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में जब अर्थ ही घूम रही है तो ये भी घूम रहा है साथ में, सभी घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंपल वे में और समझ लो, जैसे आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, तो बस में आप बैठे हैं, कोई और बैठा है, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, और देखते देखते तो इसी का इनको इंतजार रहता है। तो आप बस में बैठे हुए जा रहे हैं, तो बस में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं वो सब रेस्ट में है ना, ठीक है।
जो भी पर्सन जिसको तुम देख रहे थे वो भी रेस्ट में ही है। लेकिन अगर कोई पर्सन, जब बस चल रही है और कोई पर्सन अगर रोड पर खड़ा हुआ है, तो उसको तो सब कुछ जाता हुआ दिखेगा ना। बस जा रही तो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे वो भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितने भी पर्सन हैं, उस पर्सन के रेस्पेक्ट में जो रोड पर खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में तो वो सब मोशन में है। लेकिन आप अपने रेस्पेक्ट में अदर पैसेंजर को देख रहे हैं तो वो आपको कैसे दिख रहा है? रेस्ट की कंडीशन। मतलब रेस्ट और मोशन जस्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर अभी अपने रेस्पेक्ट में बाकी लोगों को देख रहे हैं, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए और आपके रेस्पेक्ट में बाकी लोग कैसे हैं, क्योंकि किसी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो इसलिए वहां पर सभी लोग कैसे हैं? रेस्ट में। फिजिक्स की लैंग्वेज में जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग सिंपली ऐसे ये एक्स वाई जेड वाला कॉन्सेप्ट ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो अगर हम इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो जब हम पोजीशन ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, घड़ी की, क्लॉक की। कि क्लॉक के हिसाब से देखेंगे ना कि अभी ये पर्सन या ये पॉइंट यहां पर था और फिर कुछ समय बीत गया, तब हमने देखा वो कहां पर है, वहीं पर है, तो हमने कह दिया कि समय तो चल रहा है, ठीक है, टाइम तो बीत रहा है, लेकिन इस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में। ठीक है, तो समझ गए ना कि रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन का कोई मतलब नहीं होता। हर चीज मूव कर रही है। ठीक है, कोई भी रेस्ट में नहीं है, हर चीज मूव कर रही है। तो आप जो रेस्ट एंड मोशन बताते हैं वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसीलिए आपको आगे एक टॉपिक पढ़ाया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में आप बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट जो दिखाते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इसी के साथ एक क्लॉक अटैच कर दिया जाता है जो कि टाइम को बता रहा है कि टाइम के साथ किसी की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल सा था। ठीक है, कि आप यहां पर इसको बोल देंगे और नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे? जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करें। अगर हम अपने रेस्पेक्ट में सबके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। अगर हम इस टेबल के रेस्पेक्ट में सबके बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये टेबल क्या हो गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। ठीक है, पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इफ द पोजीशन, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, ये इन लिखा होगा ना, शायद इफ लिखा हुआ है, इसको इफ कर लेंगे। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट। देखो क्या लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट। मोशन और रेस्ट इज, ठीक है, यहां पर भी देखो कुछ गड़बड़ है ना, इन लिखा हुआ ना, इज लिखा हुआ। मोशन और रेस्ट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वही चीज आ गई ना कि क्या लिखा गया? मोशन और रेस्ट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। हमेशा किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप कहोगे कि ये मोशन में, रेस्ट में। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे जब डेफिनेशन नहीं पता होती, कुछ नहीं पता होता है, तो हम क्या कहते हैं भाई? अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे आपसे कहा जाए छोटी सी एक बॉल है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लिया हाथी हो, लग रहा ठीक है, तो बॉल जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ये हम तुमको बता रहे हैं कि हम कैसे ड्राइंग बनाते हैं, कितनी अच्छी बनाते हैं। तो यहां पर जो बॉल है वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में आप हाथी को देख लो, ठीक है, तो आप कहेंगे ये बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा होगा? क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन ये गलत, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है,
ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, हम कब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसी पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, और दिमाग में रखना 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में थ्योरेटिकल, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो चीज आप मतलब जो चीज आप ऑब्जर्व करें, जिसको आप कहने जा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो उसे कंपेयर करना पड़ेगा कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। मतलब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करें या ना करें। तो जरा डेफिनेशन देखो क्या है। वी शैल ट्रीट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है और सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर अर्थ को भी देखो तो पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे अर्थ कितना बड़ा है, लेकिन अगर एक पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो क्या है, पॉइंट। तो हर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो डिपेंड क्या करता है, इसीलिए क्या लिखा गया है, वी शैल ट्रीट, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से, इफ द साइज, क्या लिखा है, इफ द size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time। क्या कहा गया है कि हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं if size of the object is, if the size of the object, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज वो बहुत ही छोटा हो, much smaller than the distance it moves, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि उसकी तुलना में उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। तो हम उसे कैसा ट्रीट कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। बात ये नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है तो ये यहां पर सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ये नहीं होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो अर्थ भी है, लेकिन अर्थ को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, यूनिवर्स से अगर कंपेयर करें तब हम क्या कहेंगे कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से है, ठीक है। तो वैसे ही ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो बस हम ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा जो आपको सिचुएशन दी गई है उस बात पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो पहला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसने लिख दिया कि लगभग लगभग आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। तो पहला उसने दिया है यहां पर, अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन, मतलब ट्रेन का एक पूरा जो डब्बा है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जा रहा है, स्मूथली जा रहा है वहां पर, ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच। तो क्या आप उस रेलवे कैरिज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, क्योंकि उसने कह दिया बिटवीन टू स्टेशंस। अब स्टेशंस जो होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं ना, ऐसे थोड़े कि यहां पर एक स्टेशन है, उस दरवाजे पर बना दिया गया स्टेशन, ऐसे तो होते नहीं। एक स्टेशन अगर यहां पर बनाएगा तो दूसरा कुछ किलोमीटर्स पर ही होगा, ठीक है। तो उसकी तुलना में वो जो डब्बा है वो है तो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट, ठीक है पूरा, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसकी जो डायमेंशन है, अब मान लिया जो ट्रेन थी उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, ठीक है, मान लिया मिनिमम 5 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की, लेकिन क्या वो जो कैरिज है वो क्या 5 किलोमीटर लंबाई के कंपैरिजन में नहीं, वो तो कुछ मीटर्स का होगा, ठीक है। मान लिया वो यहां पर कुछ भी मान लिया वो 50 मीटर का है, तो कहां ये 50 मीटर और कहां ये 5000, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन आप देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कंडीशन समझो, एक मंकी है जो बैठा है टॉप ऑफ अ मैन,
मतलब एक मैन के ऊपर मंकी बैठा हुआ और मैन क्या कर रहा है, वो बाइसिकल चला रहा है, और कैसे, सर्कुलर ट्रैक में। कंडीशन समझ में आ गई? अब बताओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? नहीं होगा, यही तुम्हें डिसाइड करना है। देखो अब कंडीशन को समझो जरा। जैसे अगर कोई मैन साइकिल, जैसे तुमने भी साइकिल चलाई होगी कभी कभी, ऐसे गोल गोल घुमाया भी होगा, तो जब आप गोल गोल साइकिल घुमाते हैं तो क्या वहीं पे घुमा लेते हैं? मतलब ऐसे बैठे और यहीं पे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लिया, ठीक है, कर लेंगे? नहीं, एक थोड़ा सा लंबा सर्किल हमें फॉलो करना होता है, वरना वो उतनी दूर में वो घूमेगी नहीं, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा बड़ा सर्किल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सर्किल के ऊपर हम चला रहे हैं साइकिल, जो भी है कुछ भी बना लो, ठीक है। लग तो रहा ही होगा ना ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। तो ये तो मैन हो गया, साइकिल हो गया, और ये हो गया सर्किल। अब इसके ऊपर बैठा है बंदर, ऐसे बना दे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बैठा है मंकी। अब आप सोचो मंकी का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। मंकी का साइज जो है वो छोटा सा मंकी होगा, मतलब ये इसने जो कंडीशन दी उस कंडीशन को समझो। उसने कंपेयर करने के लिए इतनी ये खुराफात की है कि एक साइकिल है, अब साइकिल की तुलना में फिर मैन, और मैन के कंपेरिजन में मंकी। तो आप सोचो चीजें ये बड़ी है, ये उससे छोटा है, और ये मंकी उससे छोटा हो गया, ठीक है। और फिर ये एक सर्कुलर ट्रैक में चला रहा है, तो इसको अगर सर्कल में घुमाना है तो तुरंत तो घुमा नहीं देगा साइकिल को, थोड़ा सा एक सर्कल बड़ा फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उसकी तुलना में इस मंकी का साइज बहुत छोटा है ना, ठीक है। मतलब मंकी का साइज काफी छोटा हो गया जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो मान लिया उसने ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर कवर की, ठीक है। 30 मीटर भी कम ही है, लेकिन मान लेते 30 मीटर उसने कवर की। तो अगर वो 30 मीटर कवर करी तो 30 मीटर, और मंकी का साइज क्या, मंकी 30 मीटर का होगा? 10 मीटर का होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो मंकी तो एक छोटा सा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए कहा था ना उसको समझना है, तुम्हें वो पॉइंट समझना है, ठीक है। इसीलिए उसने ये सब आपको दे रखा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. अब यहां पर ध्यान देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। Spinning cricket ball that turns sharply. अब यहां पर देखो उसने ये टर्म जो दिया है, ऑन हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर हिट करने के बाद वो शार्प टर्न लेती है, ठीक है। मतलब इतनी लोकेशन के लिए ही वो बोल रहा है सिर्फ, शार्पली, टर्न शार्पली। तो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है जो शार्प टर्न लेती है। तो शार्प टर्न लेने का मतलब वो जो पॉइंट, मतलब जो क्रिकेट बॉल है उसको हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब शार्प टर्न लेगा, ठीक है, जैसे बॉल यहां पर गिरी और तुरंत ऐसे टर्न कर गई, तो ये टर्निंग हुई ना, तो ये डिस्टेंस से बहुत ज्यादा, ऐसा थोड़े शार्प टर्न लेने के लिए उसको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। शार्प टर्न का मतलब गिरी और ऐसे टर्न कर गई, तो इसका मतलब ये इस छोटे से टर्न की बात कर रहा है जो ये टर्निंग है। तो इसके लिए फिर ये तो बहुत कम डिस्टेंस हुई, और बॉल भी लगभग लगभग उसी डायमेंशन की रहेगी, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमें लग रहा था कि अगर बॉल होगी तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। डिपेंड करता है सिर्फ वो सिचुएशन पर। अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल, कि मतलब एक बीकर रखा था, टेबल से नीचे गिर गया, ठीक है। तो टेबल से नीचे गिर गया, तो उस बीकर को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि जो टेबल है उस टेबल के बाद यहां पर, और यहां पर मान लिया कोई ऐसे बीकर रख दिया गया या कोई जग, कुछ भी आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ये गिरेगा, तो जब गिरेगा तो कहां गिरेगा? मतलब फर्श पे गिरेगा ना, नीचे पाताल थोड़े है कि चलता चला जाएगा वो, ठीक है, स्पेस में चला जाएगा। तो नीचे क्या होगा? फ्लोर। तो फ्लोर पर गिरेगा तो कितना गिरेगा? अब जैसे यहां पर है, अब इस बोतल को हम गिरा दें तो ये नीचे गिरेगी जाकर। तो जो इसका नहीं गिराएंगे नहीं यार, पानी तो जो बोतल है उस बोतल का अगर आप साइज देखो और इस डिस्टेंस का साइज देखो, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि इतने मीटर ये गया और इतने सेंटीमीटर की ये बोतल है। तो अगर ये टेबल से नीचे, और वो भी उसने टेबल कहा है,
ये टेबल नहीं है। घर की टेबल हमें पता है ना कितनी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से रिजल्ट इतना निकला कि हम जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे, हम उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे जिस बॉडी के लिए वो कह रहा है कि क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हम देखेंगे कि वो बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर वो एक बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसकी तुलना में उसकी डायमेंशंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। किसी भी मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कब कहेंगे, ठीक है। मतलब हमें अगर बात करनी, हमें कहना है कि ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी से पूछो स्ट्रेट लाइन मोशन तो कहेगा सीधे सीधे जाएगा, तो स्ट्रेट ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हैं कि सीधे सीधे जाओगे तो वहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन, और ऐसे ऐसे जाओगे नागिन डांस करते हुए तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो जैसे आप ऐसे थिंक करो कि यहां पर मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। सपोज कर लिया यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने एक वेलोसिटी दे दी, ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में मान लियो मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसी डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। फोर्स को हम एक्सलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब फोर्स को सीधे सीधे एक्सलेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि रिलेशन में पता है बराबर ma होता है, ठीक है। लेकिन m तो इसका मास हो गया, तो मतलब ये होगा जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सलेशन जनरेट होगा, जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सलेशन उसका होगा। तो अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं फोर्स कह दें, या हम कह दें जो एक्सलरेशन यानी कि त्वरण जो बॉडी में जनरेट हुआ, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, जिधर वेलोसिटी थी उधर ही हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया। जैसे सोचो यहां पर एक कोई बॉक्स रखा हो और उसको हमने वो ऐसे किसी तरह से ऐसे स्लिप कर रहा था और हमने उसी डायरेक्शन में उसको धक्का देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या होगा, क्या वो इधर चलने लगेगा या वो उधर जाएगा, या वो सीधे ही जाएगा? सीधे ही जाएगा, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सीधे जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक बात और होगी, वो ये होगी चूंकि हम पीछे से उसको पुश कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, मतलब उसकी जो वेलोसिटी यानी कि जो उसका वेग है वो बढ़ेगा। तो यानी कि यहां पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो ना इधर जाएगा ना इधर, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं जिधर वो जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही आप सोचो कि मान लेते हैं कि यही कोई ऑब्जेक्ट होता, वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता और हम यहां पर एक फोर्स लगाते लेकिन अपोजिट। जैसे मान लिया कोई भी ऐसे कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही होती किसी तरह से, ठीक है, और हम उस पर फोर्स लगाते उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती, कम। तो हम फोर्स उल्टा लगा रहे हैं, या हम कहते हैं हमने जो एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो ये वेलोसिटी के क्या हो गया, अपोजिट। इस कंडीशन में वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीमेंट हो गया इसका। लेकिन अगर हम सीधे वो उधर जा रही तो हमने उल्टा खींचना स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या वो इधर चलने लगेगी या इधर चलने लगेगी या ऊपर जाने लगेगी, कहीं नहीं जाएगी, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगे। जैसे मान लिया कोई दोस्त आपका है साइकिल चला रहा है ऐसे सीधे, ठीक है, अब वो सीधे सीधे चला रहा था और आपने पीछे से ऐसे पुश मतलब अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया, कई बार हो सकता है किया भी हो, तो क्या होता है धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती, ठीक है। तो वही कंडीशन यहां पर है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो इन दोनों में एक बात हमने क्या देखी कॉमन, वो कॉमन पॉइंट क्या है, वो कॉमन पॉइंट ये है कि इन दोनों में फोर्स और एक्सेलरेशन तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। फोर्स और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, देखो हमने ये बना दिया, तुमने 180 बोल दिया, यही होता है, ठीक है। हमने बनाया, तुमने 180 बोल दिया। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां ये 180 नहीं होगा, यहां 180 होगा, यहां पर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों, या फोर्स
यहां पर वेलोसिटी, एक्सलेशन या फिर फोर्स। ठीक है, दोनों के बीच एंगल 0, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आगे यूज होगा। ठीक है, यहां जितना भी हम बोल रहे हैं, जितना भी लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, कहीं ना कहीं इसका यूज आपको मिलेगा आगे। ठीक है, तो अगर 0 या 180 डिग्री है तो यहां पर हमने क्या देखा कि मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जब कोई भी दो चीजें एक डायरेक्शन में होती हैं ऐसे, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। को का मतलब समान, लीनियर का मतलब लाइन, एक ही लाइन में होना। तो ये दोनों एक ही लाइन में है, ये दोनों भी एक ही लाइन में। कोलिनियर का मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होगा, 0 भी हो सकता है और 180 भी, लेकिन वो एक ही लाइन में रहेंगे, ये निश्चित है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब कोलिनियर। यानी कि हमने देखा कि इन दोनों कंडीशन में जो बॉडी का मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सलेशन या फोर्स वेक्टर कोलिनियर है तो फिर मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, मतलब जहां पर त्वरण आ गया, यानी कि जहां पर वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर हम बोलेंगे इसको रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेशन का मतलब मंदन, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का कम होना। तो आप ये मंदन और त्वरण छोड़ो। ठीक है, ये सोचो कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी का घटना। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखें यही चीजें लिख दी गई हैं। फॉर रेक्टिलिनियर मोशन वेलोसिटी वेक्टर v एंड एक्सेलरेशन a आर फोर्स। जहां एक्सेलरेशन है वहां f भी लिख सकते हैं, क्योंकि a और f दोनों f बराबर ma से रिलेट हैं। मस्ट बी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन दैट इज कोलिनियर। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा, कोलिनियर अगर है तो फिर मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। v एंड a, v एंड a, एंड यहां पर ठीक है, v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन। अगर v और a दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इसे हम कैसा मोशन कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। देखो यहां पर दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा दिया गया। हम ये चीज बार बार बोल चुके हैं, और आप ध्यान रखना कि जहां एक्सेलरेशन है उसकी जगह पर हम फोर्स भी बोल सकते हैं, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फोर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, v एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तब यहां पर क्या हो जाएगा, रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। अभी पीछे समझा चुके हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का घटना। यानी कि इस कंडीशन में वेलोसिटी बढ़ेगी और इस कंडीशन में वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर 2 डायमेंशनल मोशन, तो जब ये चीज क्लियर हो गई कि 1 डायमेंशन मोशन के लिए दोनों रेक्टिलिनियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो रेक्टिलिनियर नहीं, मतलब सॉरी कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर होना चाहिए एक लाइन में। तो अगर वो कोलिनियर नहीं है तो मोशन कैसा हो जाएगा, वो फिर 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग कंडीशन रहती है, तो वो हम लोग आगे एक, मतलब उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, तो आगे समझ लेंगे हम लोग। फिलहाल यहां पर क्या लिखा गया कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसके लिए v और a मस्ट बी नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य गति जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो अगर हम किसी भी बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट करें किसी एंगल पर, 30 डिग्री पे मान ले प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये ऐसे जाते ही, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो आप यहां पर देखो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे रहेगी। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट, स्पर्श रेखा जो रहती है उसके अलोंग रहती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एंगल कहीं भी 0 या 180 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कहीं एंगल अलग अलग आपको दिखेगा, बट वो 0 या 180 नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन क्या है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, जिसमें एक ही डायमेंशन आ रही है। जैसे बॉडी जा रही है तो इधर ही जा रही है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। एक्स में जा सकती है, वाई में जा सकता है, जेड में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन यहां जरा देखो, अगर यहां पर हम ऐसे लाइन खींच दें तो अगर कोई पार्टिकल इस लोकेशन पर है तो हम क्या कहेंगे कि इस लोकेशन पर होने का मतलब क्या है कि वो इतना एक्स में चला और इतना वाई में चला, तब वो इस लोकेशन पर पहुंचा। यानी कि 2 डायमेंशंस उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्स और वाई। ठीक है, सेम थिंग सर्कुलर मोशन में हो जाते हैं।
जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करते समय क्या होता है कि अगर बॉडी यहां पर भी मान लिया हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस, अब ये सर्कल में घूमेगी तो किसी इंस्टेंट पर ये यहां है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इतना एक्स हो गया और इतना वाई हो गया, तो दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रही। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसे ही जा रही होती, सीधे सीधे बस ऐसे जा रही होती, तो क्या इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक्स आ रहा है, या सिर्फ वाई हो सकता है, या सिर्फ जेड हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए वी और ए होने चाहिए कैसे? वन डायमेंशन के लिए कोलिनियर, और टू डायमेंशनल के लिए नॉन कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी, और इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये दूरी और विस्थापन दो दो क्वांटिटीज की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। मतलब एक ही से भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं चलेगा काम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्यों दो चीजों की रिक्वायरमेंट हुई? जैसे रिक्वायरमेंट इसलिए हुई, जैसे मान लिया हम यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, अब यहां से हम मान लिया इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम उधर से मान लिया ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो आप कहेंगे आप प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करके गए, मान लिया वो बीच में था ओरिजिन जहां पर हम खड़े थे, हम मान लिया इधर आ गए 2 मीटर, तो हम +2 पर आ गए। और अगर हम इससे उधर चले जाते तो हम क्या कहते हैं? -1। यानी कि अगर हम कहीं पर यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम इस लोकेशन पर आ गए तो हम इधर गए, तो हमें ये बताना है कि हम किस साइड में गए, ठीक है, किस डायरेक्शन में गए, तो हम यहां तक हमने बता दिया। और अगर हम इस लोकेशन पर आ गए तो आपने कहा आप इधर मूव कर गए, ठीक है। तो आप हमारी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी आप हमको देख रहे थे, ठीक है, तो हम यहां से यहां तक ऐसे चल के गए, तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि हम यहां से यहां तक आए हैं, आपने बता दिया कि हमारी पोजीशन क्या है और हमारा पाथ भी आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर हम यहां से यहां तक आए और ये मान लिया 2 मीटर है, ठीक है, तो आपने तो देख लिया हम 2 मीटर चले हैं, तो आपने बता दिया भाई आप 2 मीटर चल के आप उस पोजीशन पर पहुंच गए। अब हम यहां पर फिर से खड़े हुए और हमें वहां आप यहां पर हम खड़े हैं, वापस आ गए यहां पर और फिर हम खड़े हुए। अब हमने आपसे कहा आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है, अब आपने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा अब आंखें खोलो, फिर हम उसी लोकेशन पर खड़े हुए जहां पर हम पहले खड़े हुए थे। अब सोचो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ हम कितना चले, तो आप नहीं बता पाओगे, कि बता दोगे? तो बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे, ठीक है, वहीं तक तो पहुंचे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि हो सकता है हम सीधे सीधे वहां तक गए हों, या हो सकता है आपने आंखें बंद कर ली थी, हम इधर से निकल के इधर से आ गए होंगे, तब यहां पर आए होंगे। तो हो सकता है हम इतना ही चले हो, या हो सकता है हम इतना चले हो। तो यानी कि हम ये तो बता देंगे कि आपकी लोकेशन कहां पर है, पहले आप ओरिजिन पर थे और अब आप 2,0 पर हैं, इस लोकेशन पर है, तो हमने ये तो बता दिया कि आपकी पोजीशन कहां पर है, आपका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन मतलब कितना विस्थापित हो गए, कितना डिस्प्लेस हो गया आप, ठीक है, तो वो तो आपने बता दिया, प्लस साइड में 2 मीटर पर चले गए आप। लेकिन यहां तक जाने के लिए क्या हम वास्तव में 2 ही मीटर चले या हम वास्तव में ज्यादा चले, ये कौन बताएगा? तो इसके लिए हमें एक और क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, जिसको नाम दिया गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है एक्चुअल पाथ की लेंथ। हम सीधे सीधे जाएंगे तो वो ये बताएगा, हम इधर से जाएंगे तो वो ये बताएगा, मतलब वो हमें ये बताएगा कि एक्चुअल में हम कितना चले हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताएगा कि हमारी पहले पोजीशन क्या थी और बाद में पोजीशन क्या है। वो हमें ये नहीं बता पाएगा डिस्प्लेसमेंट कि हम चले वास्तव में कितना। डिस्प्लेसमेंट इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि आप कितना चले। जैसे आपने किसी बॉल को यहां पर ग्राउंड से ऊपर फेंक दिया, 10 मीटर गई और फिर ये वापस आ गई यहीं पर, ठीक है, तो जहां से चली वहीं, तो अगर हम देखें तो जहां थी वहीं पर वापस आ गई। अब आप इसको देखकर, जैसे आपने यहां पर बॉल रखा, ठीक है, फिर आपसे कहा आप आंखें बंद कर लो, आप थोड़ी देर बाद आपने आंखें खोला तो फिर आपने देखा बॉल वहीं पर है, तो क्या आप बता देंगे कि कितनी दूरी वो चली है? नहीं बता पाएंगे ना। आप ये तो बता दोगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, लेकिन वो कितना कवर उसने किया है वो आप नहीं बता पाएंगे। तो उसे कौन बताता है? उसे बताता है डिस्टेंस। अगर बता दिया गया कि 10 मीटर ऊपर गई, 10 मीटर नीचे आई, तो आप कहेंगे कि ये चली तो 20 मीटर है, लेकिन इसका विस्थापन नहीं हुआ, क्योंकि इसने जहां से चलना स्टार्ट किया था ये वापस वहीं पर आ गई, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम जगह पर हो गई, उसी जगह पर हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये दो क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी,
एक क्वांटिटी हमें बताती है एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ की लेंथ, और दूसरी क्वांटिटी हमें क्या बता रही है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ बता रही है, और दूसरी क्वांटिटी हमें बता रही है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनली वो कहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर कि अगर हम ए पॉइंट पर हैं और बी पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए मान लिया हमने ये वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती, शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे छोटी दूरी है स्ट्रेट एकदम, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, तो अंतर दोनों का समझ में आ गया, लिख दिया गया है। डिस्टेंस इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा गया है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब अगर ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी की बात करें तो उसको हम विस्थापन बोलेंगे, और जो एक्चुअल में हम चलकर गए हैं वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और समझो, जैसे मान लिया ए से बी तक आपको जाना है, ठीक है, ए कोई भी पॉइंट हो गया और बी कोई भी पॉइंट हो गया यहां पर दूसरा, जहां से आपको दूसरे जगह पर यहां तक आपको जाना है। ठीक है, तो अब अगर आपको यहां से यहां तक जाना है, मान लिया तीन लोग अलग अलग हैं, ठीक है, और तीनों को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो तीनों ने यहां से चलना स्टार्ट किया। अब यहां से उसने चलना स्टार्ट किया तो एक ने इस वाले पाथ को फॉलो किया, एक ने इस वाले पाथ को फॉलो किया, और एक ने इस वाले पाथ को फॉलो किया। ठीक है, अब तीनों एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं, तो अगर एक ही जगह से चले थे और एक ही जगह पर यहां पर पहुंच रहे हैं, तो तीनों का विस्थापन तो सेम ही हुआ ना, तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल पाथ की अगर बात करें तो ये कुछ अलग चल रहा है, ये कुछ अलग चल रहा है, और ये कुछ अलग चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पाथ लेंथ की बात करें तो तीनों के पाथ लेंथ अलग अलग है, लेकिन तीनों का विस्थापन एक है। मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक मेनी वैल्यूड फंक्शन हो सकता है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच विस्थापन देखें, डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इसीलिए देखो डिस्टेंस के आगे और क्या लिखा हुआ है, इट कैन हैव मेनी वैल्यूज। ठीक है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या लिखा है, इट इज सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी जो डिस्टेंस है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, और वो रिलेशन क्या है यहां पर वो समझो। तो रिलेशन यहां पर होता है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में आगे हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, भी वेक्टर की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे बस बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है कि हम इधर गए या इधर गए। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, परिमाण हमें पता ही है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो यहां पर ये मॉड लगाने का पर्पज यही है कि हम यहां पर जो मॉड लगा रहे हैं वो ये बता रहा है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। भाई जैसे इसमें डायरेक्शन है नहीं, इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को आप कैसे रिलेट करोगे, जब एक के पास डायरेक्शन है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड को रिलेट करते हैं बस, और उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन होती है यहां पर जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, ये वाली जो रिलेशन है, अगर आपसे सीधे सीधे कोई पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के। ठीक है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, कभी ये नहीं होगा डिस्टेंस छोटी हो जाए, डिस्टेंस या तो बराबर होगी या बड़ी होगी विस्थापन से। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि दोनों बराबर कब होंगे और ये बड़ा कब होगा और वो छोटा कब होगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है और वो इस ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ए पॉइंट से यहां पर जाता है बी पॉइंट तक। ठीक है, ये इस पॉइंट तक आ जाता है, यहां से चलता है, तो यहां से यहां तक चलता है, मान लिया ये 10 मीटर। ठीक है, ए से चला और ये यहां पर बी तक पहुंचा, और कितना चला, ये 10 मीटर चला यहां से यहां तक। ठीक,
अब जरा यहां पर आप बताओ कि जैसे जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 मीटर, 10 ही तो चला सीधे सीधे। और जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ? वो भी 10 मीटर, क्योंकि ये यहां से यहीं तक तो पहुंचा है, तो वो भी 10 मीटर हुआ। यानी कि दोनों सेम रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर वो अपनी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए चलता है सीधे सीधे, तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? बराबर रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखो कि ये पर्सन अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वहां पर थोड़ी सी जगह छूटी होगी, तो उसमें आप ये चीज बना लो जल्दी से। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। ये सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस में आता है तब होना स्टार्ट होती प्रॉब्लम, ठीक है। तब यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप नहीं निकाल पाओगे, मेरी गारंटी, कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यही जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है इसी में आप फंसोगे, ठीक है। और यहां पर आपको लगे बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें क्या हम फंसेंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, आप देखना, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझो जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। बना लिया ना? तो यहां पर क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, ठीक है। फिर तो ये तो इक्वल वाली बात तो क्लियर हो गई। अब जरा हम ग्रेटर देखते हैं, कब ग्रेटर होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब छोटा होगा? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखो, मान लिया फिर से हमने कहा कि ये एक पर्सन था जो ए पॉइंट पर था खड़ा हुआ, और ये बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये कितना चलता है? 10 मीटर जाता है, ठीक है। देन यहां से ये रिटर्न होता है, और रिटर्न होने के बाद ये इतना इस साइड में चलता है, सपोज कर लिया ये 7 मीटर यहां पर चला, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फाइनली ये कहां पर पहुंच गया? सी पॉइंट पर, ठीक है। मतलब ये पहले 10 मीटर इधर गया, एंड देन यहां से इसने टर्न लिया, और मतलब वापस उसी पार्ट में रिटर्न हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे दिखा दे रहे हैं, उसी रोड पर वापस आ रहा है, ठीक है। और ये वापस आ रहा है और 7 मीटर वापस आ गया। तो अगर ऐसा है, तो अब अगर हम आपसे यहां पर कहें डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल में 10 मीटर गया तो 10, और वापस कितना आया? 7, तो ये कितना चला? 17 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस हो गई। लेकिन जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। इनिशियल से फाइनल, ये जो है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो 10 मीटर गया, 7 मीटर वापस आया, तो ये कितना बचा? 3 मीटर, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको सीधे याद रखना है कि जो रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं, जो रास्ता चलकर हम दूसरी जगह पहुंचे, उसी को नाप के लिखना है, तो वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 3 मीटर, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कब इक्वल होगा और कब ग्रेटर होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल यहां से भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि रैंडमली आप आंसर देंगे। क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आप ये टिक कर दो तो गलत हो जाए, ये टिक कर दो तो सही हो जाए, या हो सकता है ये भी कि ये टिक कर दो तो सही हो जाए और ये टिक कर दो तो गलत हो जाए, ठीक है। कुछ भी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। अगर उसने सिंपली पूछा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ये आंसर टिक करना है। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो ये टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर ये टिक करना होगा। क्योंकि अगर उसने स्पेशलाइज कर दिया कि वो सीधे जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा है, तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर ही रहेंगे।
फिर वो ग्रेटर नहीं हो सकते। और अगर उसने कह दिया कि मान लिया एक पार्टिकल जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, तो कर्व्ड पाथ ही हो गया ना। जैसे एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है ए से बी तक, अब यहां पर उसने कह दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा, तो आपने सोचा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ही तो पूछ रहा है, तो आपने उठाकर ये टिक कर दिया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो कर्व्ड पाथ पर जा रहा है या सेमी सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इक्वल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना, फिर तो वो ग्रेटर वाली कंडीशन ही होगी, इक्वल नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन उसने पूछा। तो अगर कोई स्पेशलाइज्ड कंडीशन पूछी तभी उसको अलग अलग, इसीलिए अलग अलग डिस्क्राइब किया गया कि अगर ये पूछ रहा है तो आप ये आंसर देंगे, ये पूछ रहा है तो ये आंसर देंगे। और अगर उसने कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, उसने सीधे कह दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, तो आप ये वाला आंसर टिक करेंगे। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। अब इसका यूज कैसे भी कराया जा सकता है, ग्राफ में भी क्वेश्चन में यूज कराया जा सकता है, हम लोग आगे देखेंगे। वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जबकि जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस के लिए उसने क्या कहा, ये कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहां पर जैसे मान लिया अब स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन बनाना है, कुछ भी बना दिया उसने, यही सेंटेंस उसने लिख दिया, आपसे कह दिया, पूछ दिया कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया, मान लिया स्टेटमेंट 1 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बस कैन बी जीरो। अब उसने आपको एक सेंटेंस लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बस कैन बी जीरो। अब आपसे पूछा गया ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है गलत, क्या होगा, फॉल्स। और यहीं पे तुम गलत अब यहीं पे देखो, जरा सा इधर उधर गड़बड़ करोगे। अब देखो ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस में जो एक पॉइंट था जो मेन था, वो अंडरलाइन करना जरूरी है कि ये जो सेंटेंस है वो किसके लिए है, मूविंग टर्म जो यहां पर है, यहां पर लिखा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बस कैन बी जीरो, मतलब किसी बस के द्वारा ट्रेवल की जाने वाली डिस्टेंस जीरो हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, बस चली ही नहीं, वो खड़ी रही वहां पर। तो अगर जहां बस खड़ी थी वहीं पर वो खड़ी रहे, तो जैसे हम यहां पर है, अब हम चले ना, हम यहां पर खड़े हैं, थोड़ी देर बाद 2 सेकंड तक खड़े रहे, फिर आपसे हमने पूछा बताओ हमारी डिस्टेंस कितनी, तो जीरो ही तो बताओगे, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो चीज क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और उससे रिलेट हम लोग कर रहे थे। खैर वो तो चीजें हमने आपको समझा दी कि नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव यहां पर नहीं होगी। लेकिन जीरो की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बस, अगर वो मूविंग कंडीशन उसने नहीं लिखा, अगर यहां पर लिख देता कि बस जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है, तो फिर यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाता। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कैन बी जीरो, तो बिल्कुल हो सकता वो बॉडी मूव ना कर रही हो। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर मूविंग बॉडी के लिए ये कंडीशन बताई गई। ठीक है, ये लिख दिया गया है, ध्यान देना सारी चीजें। ठीक है, तो आप सोच लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितनी आसानी से गलत हो सकता है, होता कुछ नहीं उसमें ज्यादा, लेकिन जरा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर बात को ध्यान देना है कि क्या यहां पर आपको बताया समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस घट भी नहीं सकती है, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, मतलब डिक्रीज का कंपेयर किया गया। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, तो बढ़ सकता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कभी भी
घट नहीं सकती है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर उसका डिफर कर रहा है वो यहां पर कंपेयर करके बताया गया कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगी टाइम के साथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आपसे पूछी जाए, कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया हमने यहां पर एक ऐसे ग्राफ बनाया और यहां हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर हमने लिखा टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये जो ग्राफ यहां पर है वो हमने मान लिया ऐसे बना दिया, ठीक है। क्या ये ग्राफ यहां पर सही होगा या नहीं होगा? मतलब सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, या गलत भी हो सकता है? सही होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घट रहा है, नेगेटिव, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम ये डिस्प्लेसमेंट हटाकर यहीं पर अगर हम डिस्टेंस लिख दें, अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस को क्या दिखा दिया गया? नेगेटिव दिखा दिया। सोचो वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस रख दिया, ग्राफ गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट लिखा था, सही था। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो है नेगेटिव हो, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती। तो अगर हम नेगेटिव वाला पार्ट हटा दें, अब ये सही होगा या गलत? अभी भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस घट रही है, ठीक है। यहां पर टाइम के साथ जब हम आगे, इस पॉइंट तक तो सब कुछ सही था, ठीक है, इस पॉइंट तक तो सब कुछ सही था कि पहले यहां पर डिस्टेंस बढ़ रही थी, और फिर मान ले यहां पर ऑब्जेक्ट आकर रुक गया, ठीक है। तो रुक गया तो उसकी डिस्टेंस यहां पर, मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज हो गया नहीं, रुका हुआ है। लेकिन इसके बाद डिस्टेंस को घटते हुए दिखा दिया गया, घट नहीं सकती है डिस्टेंस, इसलिए ये ग्राफ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा ग्राफ ही बेकार हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये नहीं कि जो सेंटेंस है वो सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे, वो कहीं पर भी घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको उन चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, बाकी पीछे बता दिया गया, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी, बट डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। तो यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए। अगर यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आ गए तो आगे जितना लिखा है उसको समझने में और समझाने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और आपको समझने में भी नहीं टाइम लगेगा। रीजन क्या है? हम दो चीजें देखने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का मतलब औसत चाल, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब औसत वेग होता है, ठीक है। तो जो ये जिस तरीके से दो क्वांटिटीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन की गई, वैसे ही ये दो क्वांटिटीज डिफाइन की जाती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब जितने समय अंतराल में, जितने टाइम इंटरवल में उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। तो दैट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, उसी टाइम इंटरवल में उसका विस्थापन कितना हुआ है। अगर उसने एवरेज वेलोसिटी पूछी तो हमें क्या रखना पड़ेगा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रखना पड़ेगा हमें। क्या है? क्योंकि हमने पीछे समझ लिया कि दोनों चीजें जरूरी नहीं है कि बराबर हो। भाई जैसे कोई भी बॉडी यहां पर थी, ठीक है, और वो यहां पर गई, तो अगर वो सीधे सीधे गई तब तो दोनों चीजें बराबर होंगी। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों भी क्वांटिटीज बराबर हो जाएंगी उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसे ना जाकर वो ऐसे गई होती, तो मान लिया इधर इसने चला होता, सपोज कर लिया 12 मीटर, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये सपोज कर लेते हैं कुछ, मान लिया ये होता 8 मीटर, ऐसे कुछ रफली हमने मान लिया, ठीक है। तो ये 8 मीटर होता। तो यहां पर अगर ये यहां से यहां गया, तो अगर आपसे पूछता कि ये पार्टिकल इधर से नहीं गया है, ये पार्टिकल इधर से यहां तक पहुंचा है बी तक 12 मीटर चल के, जबकि सीधी सीधी वैल्यू जो है वो कितनी है? 8 मीटर। तो इस बॉडी के लिए जो ये ए बॉडी जो यहां से चली ए से बी तक, उस बॉडी के लिए अगर उसने आपसे कहा कि यहां से यहां तक जाने में उसको सपोज कर लिया 10 सेकंड लगता है, तो अगर हम, आप ये ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एक सेल्फ इवैल्यूएशन में क्वेश्चन दिया गया वो जब आता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ए से बी तक अगर कोई बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए गई ए से बी तक, तो उसने ए से चला और बी पर वो रुक गई जाकर, ठीक है। अब उसने समय कितना लिया? 10 सेकंड। अब आप ध्यान दो कि जैसे हमने ए पर था जब, तो हमने ऑब्जर्व किया,
और जब वो बी पर पहुंची तो हमने देखा उसको 10 सेकंड लगा है, ठीक है। अब इस 10 सेकंड में अगर हमने आपसे पूछा कि जो बॉडी यहां से चली थी उसका 10 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या दोगे, 8 मीटर दोगे। और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 12 मीटर उसी 10 सेकंड में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी नहीं होता है कि हम इधर जाएं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है कितनी, बस, और कुछ नहीं। जाना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है हम इधर गए तो है नहीं, तो ये 8 मीटर कहां से आ गया। हम क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक सीधी सीधी दूरी कितनी। तो चलना तो कायदे में देखा जाए तो 8 ही मीटर में हमारा काम हो जाना था, लेकिन हमें चलना कितना पड़ा, 12 मीटर, क्योंकि हो सकता है भाई यहां पर पानी बह रहा होता, नदी होती और ये ब्रिज होता, तो अब ये थोड़े कि हम सीधे से जाएंगे नदी में कूद जाएंगे जाके, ठीक है। तो नदी में तो नहीं कूद जाओगे भाई, अगर वहां ब्रिज आ गया तो ब्रिज के ऊपर चढ़कर ही तो पार करके जाओगे, तो आपको ज्यादा तो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो ज्यादा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उस ब्रिज को पार करने के लिए अगर आपका सीधा रास्ता कुछ होता तो उसे हम सीधे सीधे अगर हम चलते तो वहां पर हमें कितना चलना पड़ता, 8 मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहां से यहां पहुंचे तो विस्थापन तो हमारा इतना ही हुआ, लेकिन इतना विस्थापन गेन करने के लिए हमें चलना कितना पड़ा, 12 मीटर चलना पड़ा, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो आप डिस्टेंस रखेंगे, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ठीक है। फिर अब अगर हम बात करें तो टाइम इंटरवल तो सेम ही रहेगा। अगर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे यहां था कि इसी 10 सेकंड में इसको डिस्टेंस 12 मीटर चलनी पड़ी, लेकिन इसका विस्थापन कितना हुआ, 8 मीटर। तो मतलब ये दोनों चीजें तो सेम ही हो गई एक तरह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होगा वही सेम रिलेशन तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का होगा। क्या अलग होगा कोई यहां पर रिलेशन, सेम ही हो जाएगा ना। जो इन दोनों के बीच रिलेशन वही सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो लिख दिया गया, इसलिए इसमें सब कुछ हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सेम लिखा गया। डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस किससे रिलेटेड है, स्पीड से, तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सेम थिंग। दोनों बराबर कब होंगे, जब पार्टिकल सीधे चलेगा बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए हुए। देखो क्या लिखा, व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और ग्रेटर कब होगा, व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन और मूव्ड ऑन अ कर्व पाथ, चाहे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले या वो कर्व पाथ पर चले, इन दोनों कंडीशन में एवरेज स्पीड ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो सब कुछ वैसे ही है, बाकी चीजें भी वैसे रहेंगी। अगर डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती है तो क्या एवरेज स्पीड निगेटिव हो जाएगी। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए डिस्टेंस 0 नहीं होगी तो उसके लिए फिर एवरेज स्पीड भी 0 नहीं होगी, सेम सारी चीजें रहेंगी। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव या 0 नहीं होगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। लिख दिया गया, फॉर अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड कैन नेवर, अगेन देखो मूविंग बॉडी, ठीक है, वो अंतर समझ में आ गया ना कि अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा तब तो डिस्टेंस 0 होगी, लेकिन अगर उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो जो एवरेज स्पीड या डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वो कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टू फाइंड एवरेज स्पीड इन केस ऑफ जर्नी इन पार्ट्स, ठीक है। अब यहां से जो हम लोग ये करने जा रहे हैं ना, तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको बस समझाया जा रहा है। यहां पर ऐसा कोई हम फार्मूले नहीं डिराइव करने जा रहे हैं जिनको आपको रटना है। रटना कुछ फार्मूले वो पीछे वाले जो थे वही है और वो तो सबको याद भी होंगे, ठीक है। तो वही फार्मूले, बस हम एक कॉन्सेप्ट है जो हम समझने जा रहे हैं कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा गया है जर्नी इन पार्ट्स। जर्नी इन पार्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, ए से बी तक। तो अगर वो ए से चला और बी तक गया तो फिर यहां पर ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, तो हो सकता है इतनी दूर वो 10 मीटर पर सेकंड से चला हो, फिर इतनी दूर वो 20 मीटर पर सेकंड से चला हो,
और फिर आगे उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया, 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया। तो अलग अलग पार्ट में वो अपनी अलग अलग स्पीड ले रहा है, या अलग अलग पार्ट को कवर करने में उसने समय अलग अलग लिया। ठीक है, इस टाइप की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो आप किस तरह से वहां पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो ये 3 केस आपको दिख रहे होंगे। पहले केस में आप देखो S1 S2 S3 लिखा है, T1 T2 T3, मतलब पहले पार्ट में उसने S1 डिस्टेंस कवर की T1 टाइम में, दूसरे में S2 T2 में और तीसरे में S3 डिस्टेंस T3 टाइम में। लेकिन दूसरे केस में जरा आप देखो क्या लिखा है, V1 V2 V3 T1 T2 T3, और तीसरे में S1 S2 S3 V1 V2 V3 लिखा गया है। ठीक है, मतलब पहले पार्ट में उसका जो डिस्टेंस है वो S1 है, लेकिन जो स्पीड है वो V1 है, टाइम नहीं दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि हम यहां पर क्या करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम लिखेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो दिखेगा नहीं पीछे तक। तो हम यहां पर एक एक केस को अलग अलग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, पहला केस ये है जिसमें आपको दिया गया है S1 S2 S3 और T1 T2 T3। ठीक है, हम लोगों को एक सिंपल सा रिलेशन पता है जो अपने दिमाग में हमें रखना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों को यहां पर पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस रिलेशन को हमें अपने दिमाग में रखना है, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जरा देखो, यहां हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो हम एवरेज स्पीड को क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं बस, आप DIST समझ जाएंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, देखो टाइम इंटरवल लिखो, चाहे उतने डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। तो अभी ऊपर टाइम इंटरवल लिखा था तो वही लिख दे रहे हैं, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब हम ये जो एवरेज स्पीड है उसके लिए हम सिंबल बना ले रहे हैं, जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े। यहां सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहां पर हमने लिख दिया S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, बस ये हमें करना है और हमें यहां पर एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो पहले पार्ट में यही आप लिख लेंगे, इसमें कुछ रटना तो है नहीं, बस हमें समझना है कि ऐसे अगर दिया गया तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है। जल्दी से लिखेंगे इसमें। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर, ये नोट कर लिया ना सभी ने। देखो, आपको जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होगी, आपको यही मेथड अप्लाई करना है, दिया तुम्हें कुछ भी गया हो। ये चीज अपने दिमाग में भर लो कि आपको अप्लाई यही करना है, दिया तुम्हें कुछ भी गया हो। जैसे जो सेकंड वाला है उसमें अगर आप देखो सेकंड केस में, तो उसमें आपको V1 V2 V3 T1 T2 T3 दिया गया। तो कुछ लोग करते क्या है, सोचते हैं कि V1 V2 V3 दिया गया है तो हम एवरेज ऐसे निकाल लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। ये भी तो एवरेज निकालने का तरीका है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि गलत हो ही जाएगा, गलत हो सकता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये सही हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन अगर होगी तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है वो हम अभी बाद में फिर बताएंगे आगे केस में। तो आपको भले ही V1 V2 V3 दिया गया है, बट आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, अगर वो कंडीशन होगी तो कर लेना, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मान लेते वो कंडीशन नहीं, जनरल है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे कर दोगे, गलत हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें क्या करना है, हमें वही काम करना है जो पीछे बताया गया। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सवाल ये उठता है कि हाँ डिस्टेंस तो दी नहीं गई, हमें तो VOT दिया गया। तो हमने भी पीछे आपको क्या बताया कि हमें अपने दिमाग में रखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। तो अगर हम इसके बेसिस पर देखें तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं वो S1 है, तो वो S1 क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1। अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो उसको हम S2 कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, V2 इंटू T2।
और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम S3 कह सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा V3 इंटू T3, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, पता चल गया ना कि S1 S2 S3 हमें पता चल गया। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है V एवरेज, तो हम टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। टोटल डिस्टेंस का मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, बस यहां पर वैल्यू रख दो, तो V एवरेज कितना हो जाएगा, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। अगेन कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है आपको और लिख लेना है। ठीक है, कोई ये फॉर्मूले याद करने से कोई बेनिफिट नहीं होना है आपको, तो आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने, बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें अगर ऐसे दिया गया है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे, बस ये सीखना है तुम्हें। ठीक है, नोट कर लेना सभी ने। नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा केस। तीसरे केस में आपको क्या क्या दिया गया है, क्या दिया गया, S1 S2 S3 और V1 V2 V3। मतलब उसका क्या है कि पहले पार्ट की जो डिस्टेंस S1 है, वो पार्टिकल जो यहां से यहां तक जा रहा है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इस स्पीड से, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इस स्पीड से, और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इस स्पीड से। ठीक है, जैसे होता नहीं कि हम लोग रोड पे चलते हैं, जैसे मान ले बाइक से ही जा रहे हैं तो थोड़ी दूर कुछ अपनी पर्टिकुलर स्पीड फिर हमें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो वैसे कुछ आप समझ लो कि इतनी डिस्टेंस उसने कवर की इतनी स्पीड से, फिर इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो आपको बताना है कि यहां से यहां तक का एवरेज कितना रहा। तो एवरेज निकालने का तरीका ये नहीं कि हम V1 प्लस V2 प्लस V3/3 कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो कर सकते हैं बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही सिर्फ कर सकते हैं, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो फिर हमें क्या करना है, अगेन क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही करना है। तो फिर हमें टोटल डिस्टेंस तो यहां पर दिख रही है S1 प्लस S2 प्लस S3, लेकिन टोटल टाइम नहीं दिख रहा है। तो टाइम के लिए फिर से वही कि हमें ये याद रखना है कि टाइम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, वही फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके बेसिस पर अगर हम यहां से यहां तक का टाइम लिखें तो हम T1 बराबर लिख सकते हैं S1 अपॉन V1। ऐसे यहां पर लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई V2, और यहां से यहां तक का टाइम हमें मिल गया T3 इज इक्वल टू S3 डिवाइडेड बाई V3। ठीक है, टाइम मिल गया हमें। अब फिर से हमें वही काम करना है कि जो V एवरेज है वो क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। दैट इज V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 एंड प्लस S3 अपॉन V3। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे यहां पर। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, आपको बस इन प्रोसीजर्स को ध्यान देना है। ठीक है, कि प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। तो भले ही आपको डायरेक्ट V1 V2 V3 दिया जाए, लेकिन आप डायरेक्ट उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 3 4 जो भी हैं वो आप नहीं करेंगे। आपको प्रोसीजर वही करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इनमें से आपको मिक्स करके भी दिया जा सकता है, जैसे एक नोट में नीचे लिखा होगा, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ये लिख लिया आपने, तो समझ में आ गया ना कि ये जो तीनों केस कराए गए ये कोई फार्मूले नहीं है जो आपको याद करने, जस्ट आपको बताया गया कि कुछ भी आपको दिया जाए आपको एक ही काम करना है। क्या, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। सिमिलरली अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, बाकी वो कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर वाला या ग्रेटर वाला, और वही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें मिलकर जब क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है, तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए और याद होना चाहिए। अगर आप क्लियरिटी नहीं है, याद नहीं है, तो क्वेश्चंस में आप फंसोगे। ठीक है, यहां तो बहुत आसान लगता है सब कुछ। ठीक है, मेन होता है ना कि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में हम अप्लाई कर ले गए तो हमारे लिए सब कुछ आसान, और क्वेश्चन में तभी अप्लाई कर पाओगे जब हर चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो वो जो हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं कैसे उनको हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं ये जितने पॉइंट हैं सब यूज होंगे।
कहीं ना कहीं सब यूज आपको यूज में मिलेंगे। अब जैसे यहां पर देखो क्या किया, यहां पर पहले पार्ट में तो S1 दे दिया गया और दूसरे पार्ट में उसने क्या कर दिया, V2 T2 दिया, और तीसरे पार्ट में उसने S3 और V3 दे दिया। तो क्या हमें कुछ अलग थोड़ा ही करना है, हमें फिर से वही काम करना है कि जो V एवरेज है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, हमने कहा कुछ भी वो दे हमें करना यही है, और टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। अब सवाल ये उठता है कि उसने हमें S1 तो डायरेक्ट दे दिया, तो ठीक है S1 हमने सीधे रख दिया, S2 नहीं दिया, बताओ क्या रखें, क्या रखेंगे, S2 इक्वल टू V2 T2 बाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो हम दूसरे पार्ट में क्या रख देंगे, V2 इंटू T2। तीसरे पार्ट में उसने S3 डायरेक्ट दे दिया, हमने S3 रख दिया। अब रखना है टाइम, पहले पार्ट में T1 है, दूसरे में T2 है, तो हमने दोनों को डायरेक्ट रख दिया T1 प्लस T2। तीसरे पार्ट में क्या रखोगे, S3 अपॉन T3, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, S3 अपॉन V3। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आपको दिया उसने कुछ भी, कैसे भी दे दिया, करना तुम्हें वही है कि अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही करना है। हमें जो जो दिया गया था उसका यूज करते हुए हमने ऐसे कर लिया यहां पर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे, रटना कुछ नहीं, ये सब जो याद करने लायक चीजें हैं वही याद रखना है, बाकी सब ये सब याद करके, जैसे आप मान लो याद भी करो कि सर ने कहा था मत याद करना, हम फिर भी याद कर लेंगे, हम इस बार कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगले साल कोई भरोसा नहीं क्या होना है। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों का याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप याद भी करोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होना, इसलिए इनको याद करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है।